वे तीनों रात होने से पहले उस पहाड़ पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे क्लूलेस थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो वे लोग वहां बनी झोपड़ी के पास जाने लगे। तुम दोनों इन बातों को बहुत अच्छे से समझ लो कि यहाँ पर कदम कदम पर खतरा है। रात होने को है, बुरी शक्तियां और भी बलवान हो जाएंगी। वीरानगढ़ में अपने राज कभी किसी से नहीं कहना। यहाँ काली शक्तियां कभी इंसान बनकर तो कभी पक्षी या जानवर का रूप बदलकर हमारे इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। पहले भी लोगों के साथ यहाँ ऐसे कई खतरनाक हादसे हो चुके हैं। रात का सन्नाटा इनके लिए वरदान होता है। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि इनका ज्यादातर शरीर वही शख्स होता है जो या तो इनके बारे में हमेशा सोचते रहता है या जिसे इनसे डर लगता है। उस बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ और गौरी से कहा, लगता है उस झोपड़ी में कोई रहता है, वहां रोशनी है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर दे। गौरी ने कहा, एक और बात गांठ बांध लो, किसी भी अनजान चीज को मुझसे पूछे बिना हाथ नहीं लगाना, और चाहे जो हो, जब तक मैं इशारा ना करूं किसी का भी दिया हुआ कुछ मत खाना। वीरानगढ़ की बुरी आत्माएं तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश भी कर सकती हैं। बूढ़े बाबा ने आगे बताया, शाम ढलने को थी और रात होने वाली थी। वीरानगढ़ के लिहाज से ये वक्त बेहद खतरनाक था। वे तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि पहाड़ पर अपनी पहेली को कैसे सुलझाएं। मुझे लगता है रात होने से पहले हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम इस जगह से जल्दी लौट जाएं। हम अपना काम कल सुबह आकर भी कर सकते हैं। बूढ़े बाबा ने कहा। इसी बीच वहां का माहौल अचानक से बदलने लगा। तेज आंधियां चलने लगी, रेत के बवंडर उठने लगे। एक तो वीरानगढ़ की वीरानी, उस पर से ये जोरदार आंधियां। वे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को सहारा देते हुए पहाड़ पर आगे बढ़ने लगे। आंखों में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रेत उड़कर आंखों में आ रही थी। उस किसान की झोपड़ी से उन लोगों की दूरी 200 मीटर से ज्यादा नहीं रह गई थी, लेकिन उन पर वो 200 मीटर 2 किलोमीटर से भी ज्यादा भारी पड़ रहे थे। तभी बारिश भी होने लगी। अब तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। बाबा, इससे पहले कि बारिश हमें भिगो दे, हमें उस झोपड़ी तक पहुंच जाना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। वे लोग जाकर उस झोपड़ी के मुंडेर के बाहर खड़े हो गए। ये देखकर कि उसकी झोपड़ी के बाहर कोई आया है, वो झोपड़ी का मालिक बाहर निकला। बाबा, आप लोग यहाँ कैसे? आपको तो पता होगा कि वीरानगढ़ में रात में घूमना मौत को दावत देने जैसा है। वैसे आपके साथ ये दोनों बच्चे कौन हैं? उस किसान ने बूढ़े बाबा से कहा। वो किसान एक अधेड़ उम्र का शख्स था। उसकी झोपड़ी में एक खाट बिछी हुई थी। उसके बोरी, बिस्तर और खाने पीने के सामान के अलावा वहां और कुछ भी नहीं था। भाई, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े बाबा ने पूछा। बाबा, वीरानगढ़ में ऐसा कौन होगा जो आपको नहीं पहचानता होगा? दरअसल मैं यहाँ कुछ साल पहले ही आया था। मेरा नाम रतन सिंह है। उस किसान ने बूढ़े बाबा को जवाब देते हुए कहा। अंकल, आप यहाँ गांव से इतनी दूर अकेले कैसे रह लेते हो? क्या आपको डर नहीं लगता? यहाँ तो दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर है, मिट्टी का नामो निशान तक नहीं है। फिर आप
खेती करते कहाँ हो? सिद्धार्थ ने पूछा। बारिश में भीग क्यों रहे हैं? पहले अंदर आ जाओ। उस किसान ने कहा, बेटा, मेरा खेत यहाँ से साफ दिखाई देता है, और जिसने अपनी जिंदगी खौफ के साए में बिताई हो, उसे डर और कितना सताएगा। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? आपने अब तक जवाब नहीं दिया। उस किसान ने पूछा। वीरानगढ़ में किसी का भी यकीन कर लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन बाबा के इशारे को समझकर वे लोग अंदर चले गए। बाबा, हम लोग यहाँ पर अपनी कुछ पढ़ाई के काम से आए थे। क्योंकि इस जगह पर खतरा बहुत है, इसलिए बूढ़े बाबा हमारे साथ यहाँ हमें पहाड़ दिखाने लाए थे। और फिर अचानक बारिश होने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, देखिए, अब काफी रात हो चुकी है। बाबा, आपको तो कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। लगता है ये दोनों बच्चे इस वीरानगढ़ से अनजान हैं। मैं चाहता हूँ कि आप तीनों मेरी छोटी सी झोपड़ी में ही आज रात गुजार ले। उस किसान रतन सिंह ने उन लोगों से कहा, सिद्धार्थ, इनका कहना सही है। रात के वक्त वीरानगढ़ में सिर्फ मौत ही बाहर निकलती है। बूढ़े बाबा ने कहा, बाबा, आप क्या 1 मिनट मेरे साथ आएंगे? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ बेटा, कहो, क्या बात है? बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ के साथ उस जगह से थोड़ी दूर जाते हुए पूछा, बाबा, क्या आपको ये किसान कुछ अजीब नहीं लग रहा है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई खेत भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर इसने अपनी झोपड़ी यहाँ क्यों बना रखी है? यहाँ दूर दूर तक पानी का कोई जरिया भी नहीं है, और गांव भी यहाँ से काफी दूर है। आखिर ये यहाँ रह क्यों रहा होगा? सिद्धार्थ ने बाबा से पूछा। तुम्हारी बात तो सही है। मैं खुद इस इलाके में इतने सालों से आता रहा हूँ। कई बार मैं इस पहाड़ पर भी चढ़ा हूँ, लेकिन पहले तो यहाँ पर ऐसी कोई झोपड़ी नहीं हुआ करती थी। और इससे भी अजीब बात तो ये है कि ये आदमी मुझे पहचानता है, लेकिन मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था, और ये नाम भी नहीं सुना। हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। बूढ़े बाबा ने उस किसान पर शक जताते हुए कहा। जब सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों गौरी और उस किसान से दूर हटकर बात कर रहे थे, उस दौरान वो किसान गौरी से बातें कर रहा था। बेटी, तुम दोनों को पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा, फिर बूढ़े बाबा के साथ तुम लोग इस वक्त यहाँ इस पहाड़ पर क्यों भटक रहे हो? उस किसान ने गौरी से पूछा। गौरी बस जवाब देने ही वाली थी कि उसे बूढ़े बाबा की बताई गई बात याद आ गई कि उन्हें पहले अपने राज किसी को नहीं बताने हैं। कुछ नहीं अंकल, हम दोनों तो कॉलेज स्टूडेंट हैं, बस यहाँ पर सैर सपाटे के लिए आए थे, तो मन में ख्याल आया तो पूछ लिया। गौरी ने उस आदमी को चालाकी से जवाब दिया। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि घूमने फिरने के लिए ये अच्छी जगह नहीं है? लोग कहते हैं कि ये वीरानगढ़ एक मनहूस जगह है, यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। रतन सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन हम लोग नए जमाने के लोग हैं, हम इन सारी चीजों पर इतना ज्यादा मानते नहीं हैं। गौरी ने जवाब में कहा, लेकिन तुम्हें सब चीजों को मानना चाहिए। अगर संसार में भगवान है तो शैतान भी है, अच्छी शक्तियां हैं तो बुरी ताकतें भी हैं। क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता? ये वीरानगढ़ का अंधेरा ना जाने कितने लोगों की जिंदगी निगल चुका है। उस आदमी ने गौरी से कहा, हाँ, ये सब कुछ सही भी हो सकता है, पर हमें डर नहीं लगता। गौरी ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट लाते हुए जवाब दिया। गौरी को उस किसान का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था।
और उसकी आंखों का रंग बहुत अजीब था। उसके चेहरे पर बहुत सारे गड्ढे थे। उसकी आवाज बहुत हार्श थी। उस झोपड़ी में हिरण के सींग और कुछ जानवरों की स्किन लटकी हुई थी। वहां बिजली नहीं थी और 2 लालटेन लटके हुए थे। गौरी मन ही मन सोच रही थी, ये इंसान नहीं लगता है, ये पक्का कोई भूत है। सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि हमें जल्दी वापस उस झोपड़ी में चलना चाहिए। गौरी वहां पर उस आदमी के साथ अकेली है, बूढ़े बाबा ने कहा। जिस वक्त वे दोनों वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह किसान गौरी को अपनी बातों में लगाकर उससे उनके वहां आने का राज उगलवाना चाह रहा था। चलो बच्चों, अब तुम लोग बूढ़े बाबा के साथ यहाँ पर आए हो और जब रात यहीं गुजारने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर देता हूँ। उस किसान ने कहा, लेकिन हमें तो भूख नहीं लगी है, बस रात भर यहाँ रुक जाएं, फिर सुबह होते ही हम लोग निकल जाएंगे। गौरी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, ये भी ठीक है बेटा, आप बड़े लोग हो और मेरे जैसे गरीब किसान के यहाँ पर भला कुछ क्यों खाने लगे? उस किसान ने उदास होते हुए कहा। बूढ़े बाबा उस जगह के जानकार थे। उन्हें पता था कि कब, कहाँ और कैसे किसके साथ बर्ताव करना है। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, हमें सचमुच ज्यादा भूख नहीं है। बूढ़े बाबा ने कहा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही खा लेना। रतन सिंह ने कहा, चलो ठीक है, जाओ भाई, जो है पका कर ले आओ, हम मिल बैठकर खा लेंगे। बूढ़े बाबा ने उस किसान से कहा। जब वो किसान खाना पकाने के लिए अंदर गया तो बूढ़े बाबा ने गौरी और सिद्धार्थ को कहा कि वे थाली में परोसा हुआ पूरा खाना ना खाए, थोड़ा खाना थाली में ही छोड़ दे, जिससे उन पर काली शक्तियों का असर नहीं हो पाएगा। किसान रतन सिंह ने उन तीनों को खाना परोसा और खुद भी खाने लगा। उसे खाना खाते देख बाबा को उसके भूत होने पर यकीन होने लगा। बाबा ने धीरे से अपने कुर्ते से सरसों के दाने निकाले और उस झोपड़ी में इधर उधर फेंक दिए। रतन सिंह ने आगे कहा, ये लीजिए, आप लोगों का बिस्तर और एक दूसरी खाट भी भीतर है, आप उसे भी ले लीजिए। मैं आज नीचे ही सो जाऊंगा। आज की रात उन तीनों पर फिर से बहुत भारी पड़ने वाली थी। हवेली में भूत का होना तो उन्हें पता था, लेकिन अभी वो जिस झोपड़ी में थे वहां मौजूद वो शख्स कौन था, उन्हें अभी भी नहीं पता था। डर के मारे तीनों रात भर सो नहीं सके। जब सुबह तक उनके साथ कोई भी हादसा पेश नहीं आया तो वो समझ गए कि वो किसान एक आम इंसान था। वो तीनों ने चैन की सांस ली। बाबा, लगता है हम लोग उस पहेली को भी नहीं सुलझा पाएंगे, चलिए हम गांव में वापस चलते हैं, गौरी ने कहा। सुबह होते ही वे तीनों वहां से वापस लौटने ही वाले थे कि किसान रतन सिंह ने उनसे कहा, देखिए बुरा न माने तो मुझे लगता है कि आप लोग किसी चीज को ढूंढते हुए यहाँ आए थे और आपको शायद नहीं मिली है। मैं हूँ तो बहुत गरीब, लेकिन हो सके तो मुझे बताइएगा, अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं। अब उन लोगों को उस किसान पर यकीन होने लगा था। वो दरअसल बात ऐसी है कि हमें मिट्टी तोड़नी है और छत चलानी है। इसके पीछे की वजह तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन बस ऐसा समझ लीजिए कि इससे वीरानगढ़ का भला होगा। आप हमारी मदद जरूर कर सकते हो। सिद्धार्थ ने कहा, इसमें भला मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरे पास तो मिट्टी के नाम पर बस एक घड़ा है और छत के नाम पर बस मेरी झोपड़ी। आप चाहो तो इस घड़े को तोड़ दो और इस झोपड़ी को आग लगा दो। उस किसान ने कहा, नहीं भाई,
हम आपकी चीजों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बूढ़े बाबा ने कहा, देखिए, पहली बार मेरे सामने किसी ने कहा है कि वो वीरान गढ़ का भला कर सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो आप बेशक मेरी झोपड़ी जला सकते हैं। किसान रतन सिंह ने कहा, आपका दिल बहुत बड़ा है। जब हमारी फैक्ट्री का काम दोबारा से शुरू होगा तो मैं आपको वहां पर अच्छी नौकरी दूंगा और आपकी झोपड़ी के बदले में आप हमारी फैक्ट्री के कॉटेज में हमेशा के लिए रह सकते हो। आप आज ही हमारे साथ चलिएगा। सिद्धार्थ ने किसान रतन सिंह से कहा, अब तक तो वहां पर कोई भी अनहोनी नहीं हुई थी, लेकिन क्या आगे भी ऐसा ही होने वाला था? क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला था, या नियति ने कुछ और भी लिख रखा था? सिद्धार्थ, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम जल्दी से झोपड़ी में आग लगा दो और उस घड़े को तोड़ दो, बूढ़े बाबा ने कहा। सिद्धार्थ ने तुरंत उस झोपड़ी में आग लगाकर उस मटके को भी तोड़ दिया। पहली सुलझनी बाकी थी। उस तस्वीर को पूरा करने के लिए वहां से एक पत्थर के टुकड़े को भी उठा कर ले जाना था। इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाते, अचानक से आसमान काला होने लगा और जोर जोर से एक अजीब से जानवर की आवाजें आने लगी। सिद्धार्थ ने बिना देर किए वहां से काले पत्थर के टुकड़े को उठाया, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने उस पत्थर को हाथ लगाया, उस पत्थर के नीचे से एक छोटी सी खतरनाक छिपकली निकली, जो कि उनके देखते ही देखते बड़ी होने लगी। अचानक कुछ सेकंड्स में वो छिपकली मगरमच्छ के बराबर हो गई और उन लोगों पर हमला करने लगी। यहाँ से जल्दी भागो, ये वही शैतान है, बूढ़े बाबा ने कहा। वे लोग भागने लगे, लेकिन वो किसान उस छिपकली के हमले से नहीं बच पाया और उसने उस किसान को जिंदा ही चबा लिया। सिद्धार्थ ने गौरी का हाथ पकड़ा और वो तीनों वहां से भागने लगे। वे लोग वहां से हवेली की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन उस छिपकली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे लोग घबराए हुए थे और पसीने से तरबतर होते जा रहे थे। एक बार तो बूढ़े बाबू उस छिपकली का निवाला बनते बनते बचे। आखिरकार वे लोग हवेली के अंदर पहुंच ही गए थे, लेकिन उन सब के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सिद्धार्थ, तस्वीर में जहां पहाड़ टूटा है, जल्दी से उस पत्थर को लगाओ, हाँफते हुए गौरी ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ के उस तस्वीर के टूटे हुए हिस्से पर वो काला पत्थर का टुकड़ा लगाया। उस तस्वीर में एक जबरदस्त रोशनी दिखाई दी। रोशनी के शांत होते ही वे चमगादड़, जो पहले गायब हो गए थे, दोबारा आकर तस्वीर में समाने लगे। और लोगों के देखते ही देखते वो तस्वीर उड़कर वापस उसी जगह पर टंग गई। पहली पूरी हो चुकी थी और अगले दरवाजा का ताला खुद ब खुद खुल चुका था। बिना देर किए सिद्धार्थ ने उस दरवाजे को धक्का दिया और वे लोग उस कमरे के अंदर गए। अंदर का माहौल देखते ही वे तीनों हक्के बक्के रह गए। तो आखिर उस दूसरे दरवाजे के पीछे ऐसा क्या था? क्या सिद्धार्थ के मम्मी डैडी उसे दिखाई दिए थे? क्या अंदर का नजारा बहुत खौफनाक था, या अंदर कोई भूत था, या कोई नया खतरा उन लोगों का इंतजार कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए।